हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 63 से 71 के मध्य किया गया है। इसके पहले हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति के बारे में डिस्कशन किया है और बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। आई होप आपको वो सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, दोनों जगह बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, और जानते ही हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति इस समय कौन है। श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, और राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी। तो इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे हम लोग उपराष्ट्रपति से। तो सबसे पहले हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में क्या प्रावधान किया गया है, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है कि यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों, मतलब उपराष्ट्रपति के पद की अगर आकस्मिक रिक्ति हो गई है अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो उपराष्ट्रपति करेगा, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, या निर्वाचन की रीति या निर्वाचक मंडल के बारे में डिस्कशन किया गया है या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में, कितने वर्ष तक कार्य करेगा, क्या त्यागपत्र देगा, किसको देगा, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्त की पूर्ति के लिए निर्वाचन की समय सीमा तथा किसी आकस्मिक वजह से उसका पद रिक्त हो गया है तो जो चुना गया व्यक्ति है उसका कार्यकाल कितना होगा, इसके बारे में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के बारे में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, मतलब दोनों के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई शंका या मामला है तो उसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों, विभिन्न अनुच्छेदों में जो किया गया प्रावधान है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो इसमें क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत पदानुक्रम में जो हायरार्की है उसमें राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का स्थान आता है। मतलब हायरार्की में ये राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर है। ठीक है। और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसको बोलते हैं एक्स ऑफिस चेयरमैन। अब इसके निर्वाचन के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसका निर्वाचन भी राष्ट्रपति की तरह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता है। जैसे हमने राष्ट्रपति में देखा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ये बात वहाँ पे राष्ट्रपति की भी कर लिए थे हम लोग, अब यहाँ पे भी उपराष्ट्रपति की भी कर लेते हैं कि इसका भी निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता है। थोड़ा सा राष्ट्रपति से इसके निर्वाचक मंडल की भिन्नता है। कैसे, देखिए, इसका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि सदन के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हम लोग राष्ट्रपति में देखा था, तो राष्ट्रपति में का जो निर्वाचक मंडल था उसमें एक तो था लोकसभा के सदस्य, और ये लोकसभा के कौन सदस्य थे, सिर्फ निर्वाचित सदस्य थे। दूसरा, राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, मतलब मनोनीत सदस्य नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य थे राज्यसभा के। और तीसरा था कि राज्य विधान मंडल, मतलब उसमें विधानसभा होगी। विधान मंडल में विधान परिषद भी होता है, विधान परिषद का नहीं बल्कि विधानसभा। राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मतलब निर्वाचक मंडल का भाग होते हैं। और दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के जो निर्वाचित विधानसभा के सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर का अभी विधानसभा का गठन नहीं हुआ है, विधानसभा भंग कर दी गई तो विधानसभा गठन नहीं हुआ है। अगर वहाँ पर कभी विधानसभा चुनाव होगा तो इसके बाद वहाँ के भी निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो थे वो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सिर्फ भाग लेते थे। लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में
ये राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुदुचेरी के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। तो इसका मतलब है कि लोकसभा में तो अब मनोनीत सदस्य का प्रावधान समाप्त हो गया। जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे, मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते थे, उनको हटा दिया गया, विलोपित कर दिया गया। तो लोकसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान समाप्त हो गया। लेकिन राज्यसभा में अभी भी राष्ट्रपति 12 लोगों को, जो साहित्य, कला और समाज सेवा और इन सब क्षेत्रों से थे, ठीक है, इनको 12 लोगों को मनोनीत करता था। तो ये लोग राष्ट्रपति के नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ केवल लोकसभा और राज्यसभा भाग लेता है और इसके सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे नामांकित हो। ठीक है, तो यहाँ पे रखना है, ध्यान रखना है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत के द्वारा किया जाता था, गुप्त मतदान द्वारा होता था, वैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा गुप्त मतदान से होता है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई शंका है या विवाद है तो इसकी जांच और इस पर निर्णय कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा और इसका निर्णय ही अंतिम होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही क्या होगा? अंतिम होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसमें भी निर्णय कौन देता है? वो भी सुप्रीम कोर्ट ही देता है। ठीक है, तो दोनों के निर्वाचन से संबंधित अगर शंका या कोई विवाद है तो इस पर अंतिम निर्णय कौन देगा? इस पर सर्वोच्च न्यायालय देगा। अब देखिए, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया गया कि भाई तुम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो गए, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, तो जिस दिन ये पद त्याग करेंगे, जिस दिन को पदच्युत करना होगा, उसके पहले जो इन्होंने कार्य किया है वो अवैध नहीं होगा बल्कि वो लीगल बना रहेगा। लेकिन जिस दिन ये पदच्युत कर दिए गए उसके बाद से इनका कोई दायित्व ही नहीं होगा, तो ये पदभार ग्रहण करेंगे नहीं, तो पदभार का से संबंधित कोई कार्य करेंगे नहीं। लेकिन पहले जो इन्होंने कर दिया है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये था प्रावधान। अब हम लोग आते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, शपथ और पद की शर्तें क्या हैं। तो देखिए, योग्यताएं क्या? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु कम से कम पूरी करता हो, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता धारण करता हो तथा कोई लाभ का पद धारण न करता हो। देखिए, यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लगभग सेम योग्यताएं, बस एक अंतर है कि जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये प्रावधान किया गया था कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लेकिन उपराष्ट्रपति में लोकसभा नहीं है बल्कि क्या है, वो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता धारण करता हो। तो ये डिफरेंट है। बाकी सब वही है कि वो लाभ का पद धारण न करता हो। लाभ का पद मतलब अगर कहीं किसी राज्य में मंत्री है, विधायक है, सांसद है तो इसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है, ये भाग ले सकता है। कि राज्यपाल है तो इसको भी लाभ का पद नहीं माना जाता है, बल्कि कहीं कुछ और पद धारण करता हो। ये संसद डिफाइन करती है कि कौन सा लाभ का पद होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर लाभ का पद धारण नहीं करता है वो, ठीक है, तो वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है। ठीक है, जहां राष्ट्रपति के लिए, अब राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता था तो उसके लिए 50 प्रस्तावक होते थे और 50 उस प्रस्ताव के अनुमोदक होते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सिर्फ 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक होने चाहिए तथा इसके लिए जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपये रखी गई है। जमानत राशि का मतलब होता है ना कि नॉन सीरियस कैंडिडेटों को इस पार्टिसिपेशन से, मतलब निर्वाचन की प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए ये जमानत राशि रखी जाती है कि अगर एक निश्चित मत अगर प्राप्त नहीं करते हैं, कुल वैध मतों का एक निश्चित मत आप प्राप्त नहीं करते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, मतलब ये पैसा जब्त कर लिया जाएगा। और अगर वैध मत निश्चित, मतलब न्यूनतम सीमा तक आप मत पा लेते हैं वैध मतों का, कुल मतों का, तो आपको ये जमानत राशि क्या कर दी जाएगी? वापस कर दी जाएगी। इसके करने का प्रावधान सिर्फ ये है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है ना, मजा लेने के लिए चुनाव में भाग लेते हैं, जैसे एक थे धरती पकड़ सिंह, वो शायद प्रधान के चुनाव से लेकर राष्ट्रपति का चुनाव तक लड़ते थे। ठीक है, वैसे बहुत से लोग हैं कि कुछ लोग होते हैं लाइमलाइट में आने के लिए, जानते हैं सारी दुनिया लाइमलाइट में ले आने के लिए ही परेशान है। ठीक है, तो उसके लिए लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसे नॉन सीरियस कैंडिडेटों को बाहर रखने के लिए ये जमानत राशि का प्रावधान किया जाता है। अब आते हैं पदावधि क्या है उपराष्ट्रपति की। तो देखिए, उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। मतलब जिस दिन वो पद ग्रहण करता है। पद ग्रहण कब करेगा? जब शपथ लेगा। तो याद रखिए, शब्दों में शपथ ग्रहण भी हो सकता है और पद ग्रहण भी हो सकता है। तो दोनों एक ही बात हो गई कि तिथि से लेकर 5 वर्ष तक होता है। परंतु ये तो हो गया कि भाई जिस दिन इसने शपथ ग्रहण किया या पद ग्रहण किया उससे लेकर 5 वर्ष तक ये अपने पद पर बना रहेगा। परंतु इसके पूर्व भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। अब यहाँ पे एक चीज रखना है कि जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देता था तो वो किसको देता था? उपराष्ट्रपति को देता है। तो वैसे ही उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति को देगा। मतलब एक दूसरे को दोनों देते हैं। ठीक है,
इसको आप देखिए, एक चीज यहां पर ध्यान रखिए, इसको पद से हटाने के लिए किसी महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता था, चाहे राज्यसभा में लाया जाए चाहे लोकसभा में लाया जाए, तो उस विशेष प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो उसके लिए महाभियोग नहीं लाया जाता है, बल्कि राज्यसभा एक प्रस्ताव लाती है और राज्यसभा अपने समस्त सदस्यों के बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देती है, मतलब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर देती है। तो इससे लोकसभा सहमत हो जाता है उसके प्रस्ताव से, तो उपराष्ट्रपति को क्या होता है, तत्काल अपना पद छोड़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर कोई भी प्रस्ताव लाना है, अगर कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित, तो उसकी कम से कम 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देनी है। जिस दिन राज्यसभा में इस उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया गया, तो उसके 14 दिन पहले ही उपराष्ट्रपति को इस प्रस्ताव की सूचना देना आवश्यक है, तो ये ध्यान रखना है। अब हम लोग देखे थे, यहां पे एक चीज जान लीजिएगा कि जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता था वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता था, चाहे राज्यसभा में शुरू किया जाए या लोकसभा में शुरू किया जाए। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है या कहीं भी पूछ लेता है, स्टेट कमीशन भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेता है लेकिन उसको पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो उसमें राज्य विधानसभा के सदस्यों के बारे में कहा जाता है कि वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उसी तरह से यहाँ भी पूछ सकता है कि कौन सा एक मतलब संस्था है, इंस्टीट्यूशंस है, जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेता है परंतु उसको पद से हटाने में भाग नहीं लेता है। तो वो क्या हो गया, लोकसभा हो गया कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा तो भाग लेता है लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में लोकसभा भाग नहीं लेता है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर देती है, उसको हटाने की प्रक्रिया वाले प्रस्ताव पारित कर देती है और राज्यसभा उसको लोकसभा को सूचित कर देता है, लोकसभा भी उससे सहमत हो जाता है। तो यहाँ पे सहमत का मतलब क्या है कि प्रस्ताव थोड़े हो गए, लोकसभा भी सहमत हो गया तो हो गया, ठीक है। उसी दिन से उपराष्ट्रपति को पदच्युत कर दिया जाता है, मतलब पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ध्यातव्य है कि राज्यसभा का साधारण बहुमत व लोकसभा की केवल सहमति ही आवश्यक है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की, मतलब ये कहा गया है कि जिस दिन राष्ट्रपति की अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा, लेकिन उसकी पदावधि जब समाप्त हो रही है तो उसके पहले ही निर्वाचन करा लिया जाना है। पहले तो बात यह कहा गया है कि पद रिक्ति से पहले ही निर्वाचन करा लिया जाना है, लेकिन आकस्मिक कारणों से जैसे उसकी मृत्यु हो गई या उसने पद त्याग दिया या पदच्युति हो गई, राज्यसभा ने हटा दिया या उसके निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया, तो यहां पर यह है कि उसकी पद रिक्ति को भरने के लिए यथाशीघ्र निर्वाचन कराया जाएगा। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिया गया था कि 6 माह के अंदर ही क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लेना है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु है, उसके पदत्याग है या पदच्युति है, किसी कारण से उसके पद की रिक्ति हुई है, तो संविधान में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन 6 महीने के अंदर करवा लेना है। लेकिन उपराष्ट्रपति में किसी समय सीमा का प्रबंधन नहीं किया गया या प्रावधान नहीं किया गया है। यहां पर सिर्फ इतना कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए यथाशीघ्र निर्वाचन करा लिया जाएगा, किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये ध्यान में रखना हमको, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति के लिए 6 महीना का प्रावधान किया गया है। अब आता है, ध्यातव्य है कि संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब अगर उपराष्ट्रपति अगर पद ग्रहण पर नहीं है, रिक्त है, तो किसी को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होने या नियुक्त होने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसे यही कारण है कि 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही, मतलब कि पहले ही निर्वाचन करा लीजिए, और अगर नहीं निर्वाचन करा पाए हैं तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी वह पद पर बना रहेगा। और कब तक बना रहेगा, कि जब तक उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं करा लिया जाता है। तो याद रखिएगा, मतलब उसके उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है, वो तब तक ये पद पर बना रहेगा। जैसे राष्ट्रपति में था कि राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा, अगर निर्वाचन नहीं हुआ उसके उत्तराधिकारी का, तो तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हो जाता और वो पद ग्रहण नहीं कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 71 के अंतर्गत
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के विनिश्चय का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा इसका विनिश्चय अंतिम होता है। ठीक है, तो वही है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई शंका है या विवाद है तो इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा और वो निर्णय देगा और उसी का निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। चलिए, अनुच्छेद 69 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण के पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। तो इसको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति इसको शपथ दिलाता है। ये शपथ क्या लेता है, तो ये ध्यान रखना है, मैं फला जो होगा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा अपने पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो याद रखिएगा कि इसका ये शपथ ग्रहण है, ठीक है, यह शपथ होता है। अब यहाँ एक विशेष चीज ध्यान रखने की है कि जैसा हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में देखा था ना कि राष्ट्रपति के लिए शपथ ग्रहण का प्रावधान भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है, बाकी सबके बारे में कहा गया है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का प्रावधान संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति की शपथ के प्रारूप अनुच्छेद 69 में तथा राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है। जो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आते हैं वेतन एवं भत्ते, इसका क्या है, तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए वेतन और भत्ते का प्रावधान नहीं किया गया है। भैया इस पद के लिए कोई वेतन नहीं है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में कौन सा एक संवैधानिक पद है जिसके लिए वेतन का कोई प्रावधान नहीं किया गया, तो वो क्या है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के रूप में इसे कोई वेतन नहीं मिलता है, बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हुए वेतन प्राप्त करता है। मतलब ये पद का वेतन नहीं प्राप्त करता है, ये अपने कार्य का वेतन प्राप्त करता है, और इसका कार्य क्या है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हुए। तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि वो वेतन किसके लिए प्राप्त करता है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हुए। तो ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित पदाधिकारियों में कौन वेतन प्राप्त नहीं करता है, तो उसमें राष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, तो उसमें उपराष्ट्रपति होगा जिसको वेतन नहीं मिलता है, याद रखिएगा। इस प्रकार उसे अपने पद का वेतन नहीं प्राप्त होता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे प्रति माह 4 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए महीने प्राप्त होते थे, इसको 4 लाख रुपए, जो भारत की संचित निधि पर भारित होगा। ठीक है, संचित निधि पर यह क्या होगा, भारित होगा। यहाँ ध्यातव्य है कि उपराष्ट्रपति जब अनुच्छेद 65 के अंतर्गत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, मतलब जैसे राष्ट्रपति कहीं छुट्टी पे चला गया है या बीमार है या अपने पदों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उसमें उपराष्ट्रपति क्या करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, लेकिन तब उसमें क्या होगा कि जो राज्यसभा के सभापति के रूप में इसका कार्य था वो ये नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और उस अवधि में, जिस अवधि में एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, मतलब राष्ट्रपति छुट्टी पे चला गया है या ऐसे ही बीमार हो गया है या अशक्त है कार्य करने में अभी फिलहाल, तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। और इस अवधि में उसे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए वेतन एवं भत्ता प्राप्त होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का नहीं प्राप्त होगा, मतलब राज्यसभा के सभापति का नहीं प्राप्त होगा। इसको किसका वेतन भत्ता प्राप्त होगा, राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता प्राप्त होगा। याद रखिएगा आप, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करेगा। फिर आता है कार्य एवं शक्तियाँ। तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति है इसको कोई विशेष कार्य, राष्ट्रपति के पद के रूप में इसका कोई विशेष कार्य नहीं है, बस ये राज्यसभा के सभापति के रूप में ही कार्य करता है। मतलब ये जो है बेचारा एक तरह से अर्नामेंटल पोस्ट कह सकते हैं, बस ये राज्यसभा के सभापति के रूप में ही कार्य करता है। उपराष्ट्रपति के रूप में इसका कोई विशेष कार्य नहीं है, बस कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर होता है तभी उस कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए, राज्यसभा के पदेन सभापति होने के कारण इसका प्रमुख कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं उनकी कार्रवाइयों का संचालन करना होता है। यही राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य है उसका। वह राज्यसभा में अनुशासन कायम रखता है तथा राज्यसभा सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जो सदन की अध्यक्षता तो करता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है लोकसभा की, तो भी वो सदन का सदस्य होता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है जब तो भी लोकसभा का सदस्य होता है। लेकिन यहाँ पर
जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का सभापति के रूप में अध्यक्षता करता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो उपसभापति होता है वो तो लोक राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, याद रखिएगा। अब अगर राज्यसभा में मतदान के लिए कोई चीज लाया जाता है तो ये मतदान में हिस्सा नहीं लेता है, क्योंकि सदस्य है ही नहीं, तो ये प्रथमतया मतदान में हिस्सा नहीं लेता है या मतदान का अधिकारी नहीं होता है। लेकिन मत अगर बराबर बराबर हो गए, पक्ष और विपक्ष में मत बराबर हो गए, तो स्थिति को संतुलित करने के लिए या इसको सही डायरेक्शन में मोड़ने के लिए या गतिरोध को समाप्त करने के लिए निर्णायक मत देने का इसको अधिकार है। प्रथम रूप से या प्रथम दृष्टता ये मत नहीं देगा क्योंकि सदस्य नहीं है, लेकिन अगर मत बराबर हो गए, दोनों ओर पक्ष विपक्ष में मत बराबर हो गए, तो ये निर्णायक मत तब जाके देता है। ठीक है, जैसे लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष देता था निर्णायक मत, इसी तरह से वह सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है तथा ऐसी भाषा को सदन की कार्रवाई से निकालने का आदेश देता है। असंसदीय भाषा का मतलब होता है सदन निर्धारित करता है, जैसे बहुत सी ऐसी भाषाएं होती है जो असंसदीय भाषा होती है, जिसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे गाली गलौज हो गया, किसी को आरोप इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, चलिए, राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर उसकी सहमति होती है, वह सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सदस्यों के विशेष अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, तो वैसे ही राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण उपराष्ट्रपति भी क्या करता है, राज्यसभा के सदस्यों को विशेष अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, या उनके संरक्षण हितों का संरक्षण करता है, विशेष अधिकारों का। चलिए, अब देखिए, जब राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दिया जाता है तब उपराष्ट्रपति का एक कर्तव्य है कि वह तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे। अब लोकसभा के अध्यक्ष को क्यों देगा? जैसे राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति को अपना पद त्याग देता है कि भैया लो ये हम पद त्याग रहे हैं, तो लोकसभा का अध्यक्ष इस सूचना को तत्काल प्राप्त करेगा। कैसे प्राप्त करेगा? कि उपराष्ट्रपति उसको इस बात की तत्काल सूचना देगा कि राष्ट्रपति ने क्या कर दिया है, त्यागपत्र दे दिया है। तो उसको क्यों सूचित करेगा? उसका कारण ये है कि भारत में संसद 3 लोगों से मिल के बनती है। उसमें क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो चूंकि उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति है, तो राज्यसभा को पता हो गया और ये तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को देगा कि दूसरा सदन भी जान ले कि जो तीसरा अंग है वो पद त्याग चुका है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के। संविधान के अनुच्छेद 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का प्रावधान किया गया है। किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो किसी कारण का मतलब रिक्त हो गया है या उसने पद त्याग दे दिया है या उसको अवैध निर्वाचन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है या राज्यसभा ने उसको हटा दिया है, किसी कारण से पद रिक्त हो गया है। ठीक है, यहाँ पे उपराष्ट्रपति के बारे में की जाती है। अब राष्ट्रपति का कैसे हो सकता है कि भाई उसकी मृत्यु हो गई है राष्ट्रपति की, या उसको महाभियोग द्वारा हटा दिया गया है, या हो सकता है कि उसको जो उसका जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है, तो अब राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो गया। तो यहाँ पर अगर दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है किसी कारण से, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का प्रावधान किया गया। और ये काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो, या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से वह अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तो उसके सभी कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तब तक किया जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति पुनः अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है हमको। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य करता है। अब आता है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्ति होने पर उत्पन्न स्थिति का समाधान किया गया है। अनुच्छेद 70 के अंतर्गत संसद को ऐसी आकस्मिक स्थिति में जिसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक उपबंध करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, मतलब अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो इसके लिए क्या प्रावधान करना है, इसका अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है कि संसद इस विषय में कानून बना सकती है। अब देखिए, एक विशेष स्थिति आई थी 1969 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। यही मात्र एक बार संयोग आया था। क्यों हुआ था? कि उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु हो गई। तो जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी,
इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। हालांकि नहीं भी देते तो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी थी और उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए फिर कौन आया था? मुख्य न्यायाधीश, जो उस समय एम हिदायतुल्लाह थे। इन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था, उपराष्ट्रपति। इसमें दो चीज़ें हमने छोड़ी हैं अभी तक। एक, राष्ट्रपति की पूरी सूची जो है कि पहले से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और साथ में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर अब तक श्री जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति, ये सूची नहीं हमने दी है आपको। ये सूची इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा इसको, हम भी कभी प्रोवाइड करा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्चुअल है, बस आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए। थोड़े बहुत जो फैक्ट होंगे मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए, तो ये टॉपिक आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्री और मेंस के आप उसको सॉल्व कीजिएगा, और कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मैं कमेंट बॉक्स बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ, तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।